आप लोगों का एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा था, उसमें कुछ चीज़ें बची थीं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें आपका पाउली का अपवर्जन नियम तक पढ़ा दिया गया था। अब आगे जो आप लोगों को पढ़ना है, पहला है आपका अफबाउ नियम, दूसरा है हुंड का नियम, और इसके अनुसार जैसे मेंडलीव की आवर्त सारणी उसमें कैसे स्थिति ज्ञात कर सकते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। तो ये चीज़ें आप लोगों को आज टॉपिक में पढ़ना है, इसके बाद आपका टॉपिक लगभग ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आज अपन लोगों को पढ़ना है अफबाउ नियम। ठीक है, कौन सा नियम? अफबाउ का नियम। अफबाउ का नियम। देखिए अफबाउ क्या है और इसका नियम क्या है। सबसे पहले तो हमें अफबाउ के बारे में क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो अफबाउ क्या है? जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रचना या निर्माण करना। क्या है अफबाउ? किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का, जर्मनी से, जर्मन भाषा, जर्मन भाषा का शब्द है अफबाउ। इसका क्या है अर्थ? रचना या निर्माण करना, किसी चीज को बनाना या निर्माण करना, एक ही बात है। जिसका अर्थ क्या है? रचना या निर्माण करना, रचना या निर्माण करना। ठीक है। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का नियम क्या कहलाता है? अफबाउ नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का नियम अफबाउ नियम कहलाता है। आप लोगों ने पिछली कक्षा में बोरबरी का नियम भी पढ़ा होगा, जिसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब जो इंटरमीडिएट की कक्षा में है, क्या पढ़ना है आपको? अफबाउ का नियम। तो इतना जितना बताया मैंने आप लोग समझ गए होंगे कि अफबाउ जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रचना या निर्माण करना। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का नियम अफबाउ नियम कहलाता है। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अब जो आपका नियम आ रहा है ये है, ये आपको ध्यान रखना है। इस नियम के अनुसार क्या होता है? जो विभिन्न कक्षक होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रथम प्रवेश कैसे होता है? ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होता है। इस नियम के अनुसार विभिन्न कक्षकों में या उपकोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का प्रथम प्रवेश ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन किस क्रम में भरते हैं? ऊर्जा के बढ़ते क्रम में। जिसकी सबसे पहले कम एनर्जी होगी उसमें भरेंगे, फिर ऐसे जिसकी और उससे अधिक होगी उसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर जिसकी और अधिक होगी उससे अधिक, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे। और ये क्रम आपका कब तक रहता है? सभी इलेक्ट्रॉनों का सुरक्षित रूप से स्थान पाने तक ये क्रम जारी रहता है, जब तक कि सभी इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षकों में अपना स्थान ग्रहण नहीं कर लेते, तब तक ये क्रम जारी रहता है। तो अफबाउ नियम आप लोग समझ गए होंगे क्या है। अफबाउ जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रचना या निर्माण करना। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का नियम अफबाउ नियम कहलाता है। इस नियम के अनुसार विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का प्रथम प्रवेश ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होता है। अर्थात जिसकी ऊर्जा अधिक होती है उसमें, जिसकी ऊर्जा इस तरीके से ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे जब तक कि सभी इलेक्ट्रॉन सुरक्षित रूप से स्थान प्राप्त नहीं कर लेते हैं। ठीक है। अब कैसे, अब आप लोगों को कैसे मालूम चलेगा कि किसकी ऊर्जा कम है, किसकी ऊर्जा अधिक है? तो इसका एक स्ट्रक्चर भी है, टेबल भी है, वो भी मैं आपको बना दे रहा हूं। जी लोग आप लोग बना लेना, या समझना हो समझ लेना, जो भी आपको उचित लगे। ये इस तरीके से बना रहा ताकि कोई दिक्कत नहीं आएगी बाद में आपको। वैसे तो सीधे डायरेक्ट भी आपको लिखा जा सकता है, लेकिन ये चीज़ आप लोग अगर पढ़ लेंगे तो बाद में कोई आपको समस्या नहीं आएगी। ठीक है। वन एस, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d,
4f 5s 5p 5d, f भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। 6s 6p 7s, ठीक है। इस तरीके से 1s पे 2s 2p आएगा, ठीक है। 1s 2 2s 2 2p 3s 2, ठीक है। इस तरीके से फिर 3p 4s, इस तरीके से ऐसे ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? 1s 2s 2p, ठीक है। 3s 3p, ठीक है। इसके बाद आएगा 4s, ये मैं बना दे रहा हूँ लंबी था। 4s के बाद आएगा 4p, ठीक है। 4s के बाद आएगा आपका 3d, सॉरी 3d के बाद आएगा आपका 4p 5s, ठीक है। इस तरीके से पूरा है आपका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s 2s 2p 3s, ये पूरा मैंने बना दिया। और भी इसको बड़ा अपन लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा क्रम आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप लोग याद रख लेंगे तो कोई भी तत्व हो, कितने भी इलेक्ट्रॉन भरने हो विभिन्न कक्षों में, आप उसमें भर सकते हैं। इसके आप उदाहरण भी समझ सकते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए उदाहरण आपने किसका लिया? सोडियम का लिया है, ठीक है। Na परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 11। परमाणु क्रमांक 11 है तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे। ये चीज पिछली कक्षा में पढ़ी होगी, अब ज्यादा पीछे नहीं जाना है अपन लोगों को, आगे बढ़ना है। तो परमाणु क्रमांक 11 होता है सोडियम का, मतलब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। अब विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन अपन लोगों को कैसे भरना है? अफबाउ नियम से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6। ये स्क्वायर नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ऊपर। एक चीज और आप लोगों को याद रखना, कुछ बच्चे करते क्या है, जब उससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पूछा जाता तो पता वो क्या बताते? 1s स्क्वायर। तो स्क्वायर क्यों नहीं है? ये मैथमेटिक्स नहीं है, केमिस्ट्री है, ठीक है। ऊपर जो संख्या लिखी है किसकी संख्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। इस बात का आप लोगों को क्या करना है? ध्यान रखना है। इसको बताएंगे कैसे? 1s2 2s2 2p6। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए अपने? 2 2 4 और 6 10। अब एक इलेक्ट्रॉन और बचा, 11 ये इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। तो 1s2 2s2 2p6। अब क्या आएगा? 2p के बाद क्या आता है? 3s, तो 3s1। 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन भर गए हैं। अब आप लोग कहोगे कि 3s2 क्यों नहीं किया? 2 इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर 12 इलेक्ट्रॉन होते तो हम 12 भरते। समझ गए ना? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे? एक और देख लीजिए एग्जाम्पल आपका। मान लीजिए आपने सिलिकॉन का देख लीजिए। सिलिकॉन का कितना होता है परमाणु क्रमांक? 14, ठीक है। 14 का लिखेंगे अपन लोग तो कैसे आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 के बाद 3p कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? ये 2 2 4 6 4 10 2 12 2 14। ये आप लोगों को मालूम है कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, किस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये चीज मैंने आप लोगों को पहले बता भी है। कोष उपकोष कक्षक पढ़ाया था तब बताया था। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, जिन लोगों ने क्लास ज्वाइन नहीं की होगी, उन लोगों को शायद समझ में ना आ रहा होगा। तो हल्का सा मैं एक बार और आप लोगों को बता दे रहा हूं कि जो एस उपकोष होता है, 1 मिनट लगना। एस उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते? 2। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और जो पी उपकोष होता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते? इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो सकती है। डी उपकोष में इसमें 10 होती, और एफ उपकोष में कितनी होती? 14 होती। ठीक है। जो एस उपकोष होता है जी, एस उपकोष एक एस कक्षक से मिलकर के बना होता है। कक्षक या ऑर्बिटल, कक्षा नहीं कक्षक। ये चीज इसलिए बता रहा क्योंकि अगर इसमें ये चीज तुम लोगों को समझ में नहीं आई तो फिर आप लोगों को इसमें कुछ पता ना चलेगा। ये एस पी डी एफ क्या है, क्या ऊपर लिख दिया, इसलिए हल्का से एक बार और समझ लीजिए। एस उपकोष होता है वो एक एस कक्षक से मिलकर के बना होता है, और पी उपकोष होता है वो 3 पी कक्षकों से मिलकर के बना होता है, और एक पी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 पी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। इसी तरीके से डी उपकोष में
टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाएगी, क्योंकि डी उपकोष 5 डी कक्षकों से मिलकर के बना होता है और एफ उपकोष 7 एफ कक्षकों से मिलकर के बना होता है। इनकी आकृति बहुत जटिल होती है, तो 2 गुणा 7 करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन संख्या 14 इसमें हो जाएगी, इसमें 10 हो जाएगी। तो अब इसमें ऊपर किसी किसी में 10 तक पहुंचेगा तो आप लोग कहोगे कि ये 10 कैसे आ गया, समझी में नहीं आया, इसलिए ये चीज और आप लोगों को बता दी गई है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। एक चीज और आप लोगों को इसमें पढ़ना है, कभी कभी होता क्या है कि धनायनों और इलेक्ट्रॉनों के ऋणायनों के इलेक्ट्रॉनों विन्यास कैसे निकाले, धनायन है ऋणायन है, इसमें इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालने में बच्चों को समस्याएं आती हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अब उनको सीधा सीधा जैसे Na है तब तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर Na प्लस आ गया, मान लीजिए सोडियम प्लस, सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालोगे? कोई इसमें ज्यादा कठिनाई नहीं है, कोई कठिनाई नहीं, अभी बता दे रहा हूं मैं। एक तो आपको ये फंडा याद रखना है कि जब जहां प्लस चिन्ह होगा वहां क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो अभी अपन जब Na का इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, Na का इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालते हैं तो 11 इलेक्ट्रॉन मान करके निकालते हैं। जब एक यूनिट इसमें धनावेश आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कम होता है। धन का मतलब जोड़ मत देना, धन चिन्ह लगा है तो उसमें से घटाना है और ऋण चिन्ह लगा है तो उसमें जोड़ना है, इतना ध्यान रखना। इसमें उल्टा होगा, उल्टा क्यों होगा? उल्टा इसलिए होगा कि धन चिन्ह तब लगता है जब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निकलेंगे, रिमूव होंगे। समझ रहे ना, ये बेसिक चीजें हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब कम होंगे तभी धनायन बनेगा। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, अगर Na प्लस है तो अपन लोग इसका क्या मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे, 10 मान करके चलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास इसका क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 2p6 और 2 2 4 6 14, ये आएगा Na प्लस का इलेक्ट्रॉन विन्यास। Na प्लस का क्या होगा इलेक्ट्रॉन विन्यास, 1s2 2s2 और 2p6। समझ गए? कहीं कोई दिक्कत? एक ऋणायन वाला समझ लीजिए, जैसे मान लो क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? अगर यहां नहीं समझ में आ रहा तो ऊपर लिख दूंगा, ऊपर लिखे दे रहा हूं, ऊपर सब बच्चों को दिखाई देगा। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ये कक्षा 9 की चीजें हैं, 17 होता है Cl। 17 परमाणु क्रमांक मतलब 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्लोरीन के 17 इलेक्ट्रॉनों को अपन को भरना है, किस तरीके से भरेंगे, ठीक है, चलिए भरते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 2 2 4 6 4 10 2 12 3p5। पी में 6 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन अपन को कितना चाहिए, 5 चाहिए, क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन ही भरना है, भरना ना, 2 2 4 6 4 10 2 12 5 17 इलेक्ट्रॉन हो गए जी, ठीक है। ये तो हो गया क्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर क्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो आप इस तरीके से लिख लेंगे। लेकिन अगर क्लोरीन आयन का Cl माइनस का, क्लोराइड आयन हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना है, इसमें अब माइनस का चिन्ह आ गया, हल्का सा अंतर हो गया। उसमें किसका चिन्ह आया था, प्लस का चिन्ह आया था ना, इसमें आ गया माइनस का। तो माइनस का चिन्ह आ गया तो अपन लोगों को क्या करना है, जोड़ देना है। 17 में एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ देना। अगर 2 माइनस लगे होते तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते, ठीक है। जितने यूनिट, अगर 3 माइनस लगे होते तो 3 जोड़ देते। इसी तरीके से धनायन में भी है, 3 धनायन लगे होते तो 3 घटा देते। इस चीज को याद रखना है। तो अब अपन लोगों को यहाँ 18 मान करके चलना है, ठीक है। Cl माइनस में 1s2 18 इलेक्ट्रॉनों को भरना है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें और आ गया, समझ गए। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, ठीक है। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18, ये पूरे टोटल 18 इलेक्ट्रॉन आप लोगों के भर चुके हैं। क्लियर हो गया धनायन और ऋणायन का इलेक्ट्रॉन। अब इसके कुछ अपवाद भी हैं, 2 अपवाद हैं इसके, ज्यादातर वही आते हैं, क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम है आपका Cr, परमाणु क्रमांक होता है 24, और Cu परमाणु क्रमांक 29। इनको भी जान लीजिए। इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास आता तो इसमें जो पहला वाला कक्षक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले चला जाता है, जबकि जाना चाहिए दूसरे वाले में, इतना अंतर है। और लास्ट में इसमें 4s1 में आता है इलेक्ट्रॉन, ये चीज ध्यान रखना, कभी गलत नहीं होगा। जैसे कॉपर का हम क्रोमियम का निकाल रहे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, अब आ जाइए 3d 4s
4s1, ठीक है। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 5 23 और 1 24, ठीक है। ये होगा आपका। इसमें 3d अगर d पहले आता है इसमें 4s में, इसमें आते पहले 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें 3d 4 होता कि नहीं, लेकिन इसमें किसमें लास्ट में 4s1 में 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है, जबकि s पहले आता ना 4s, तो इसमें 4s2 होना चाहिए था, लेकिन इसी तरीके से इसमें 29 में है। ये चीज आना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1, ठीक है। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 10 28 29, ये कॉपर का है आपका। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन विन्यास आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है, समझ गए। कॉपर और क्रोमियम ये क्या है, अपवाद हैं, ये अपवाद, एक्सेप्शन, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आते हैं अपन लोग, एक चीज और मैं आप लोगों को बताता हूं। अब आता है आपका क्या, n+l का नियम। इसी में है अफवाह नियम में, कभी कभी n+l क्या है, n+l का नियम क्या है, तो ये मिटा दे रहा हूं और आप लोगों को बता रहा हूं n+l। n+l क्या है, n+l नियम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ 2 मिनट में बता दे रहा हूं। इसमें 2 चीजें याद रखना, पहली और दूसरी। पहली कंडीशन क्या है, n+l का मतलब होता है, n का मतलब है मुख्य क्वांटम संख्या और l का मतलब है द्विगुणसी क्वांटम संख्या। पहले तो आप ये समझ लीजिए, n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या और l द्विगुणसी क्वांटम संख्या। तो जब 2 कक्षों में n+l का मान कैसे निकालते हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जिसमें कम होता है n+l का मान, वो कक्षक क्या होता है, पहले भरता है। 2 कक्षों में अगर कंफ्यूजन पैदा हो गई, तो जिसमें n और l मतलब मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगुणसी क्वांटम संख्या दोनों को जोड़ेंगे, दोनों का योगफल जिसमें कम आएगा वह कक्षक क्या होगा, पहले भरेगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, n+l का मान कम होता है, वह पहले भरता, वह पहले भरता है, ठीक है। जी हो गया। दूसरी कंडीशन है, यदि 2 कक्षों में n+l का मान समान है, यदि 2 कक्षों में n+l का मान समान है, तो वह कक्षक जिसमें n का मान कम होता है, यदि n+l का मान समान है 2 कक्षों में, तो वह कक्षक जिसमें n का मान, तो वह कक्षक जिसमें n का मान क्या होता है, कम होता है, क्या होता है, पहले भरता है, पहले भरता है। ये जल्दी जल्दी लिख दिया मैंने, समझ लेना है। सीधी सी बात ये है कि 2 कक्षकों में यदि n+l का मान क्या होता है, समान आ रहा है, तो वह कक्षक जिसमें n का मान, n की वैल्यू कम है, मुख्य क्वांटम संख्या का मान कम है, जैसे किसी में 3 है, किसी में 2 है, तो जिसमें 2 है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनों का प्रथम प्रवेश होगा, ठीक है। ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। अब अपन लोगों को एक चीज और पढ़ना है, वो और आज पूरा क्लियर कर दे रहा हूं। अब आता है आप लोगों का हुंड का नियम। कौन सा नियम आएगा, हुंड का नियम। हुंड का नियम भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, परीक्षाओं में आया है कई बार, इसको भी बता देंगे। समझ लोगे तो थोड़ी सही रहेगा, नहीं तो याद करने में तो भाषा बच्चों को बहुत कठिन लगती है, समझ भी नहीं पाते हैं। तो हुंड का नियम भी बिल्कुल सरल है, ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बता दे रहे हैं हुंड का नियम क्या है, ध्यान से समझना है। हुंड का नियम, हुंड का नियम क्या है, देखिए हुंड ने जो बताया था, सबसे पहले तो आप लोग समझ लीजिए, फिर परिभाषा बताऊंगा मैं कैसे लिखना है, कि जो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है विभिन्न कक्षकों में, जो इलेक्ट्रॉन का युग्मन का मतलब जो जोड़ा बनता है, वो तब तक नहीं बनता जब तक कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले से नहीं पहुंच जाता। मान लीजिए P है, P ऑफ कोष है, ठीक है, समझिए पहले, फिर बताऊंगा परिभाषा कैसी लिखनी है, एग्जाम में कैसे लिखना। P ऑफ कोष है, इसमें कितने कक्षक रहेंगे, इसमें 3 कक्षक रहेंगे आप लोगों के, ठीक है। कितने कक्षक रहेंगे, 3 कक्षक रहेंगे P ऑफ कोष में। कौन कौन से, Px, Py और Pz,
ये 3 कक्षक होते हैं पी ऑफ कोष में, ठीक है। यदि P5 है, मतलब P में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, समझना है अभी ये, तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, एक एक करके भरेंगे। पहला Px में जाएगा, फिर Py में जाएगा, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा Pz में। अगर 3 होंगे तो ऐसे ही भरेंगे, 5 हैं तो अब युग्मन शुरू होगा, सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, अब युग्मन शुरू होगा, पेयर्ड होंगे अब चौथा इलेक्ट्रॉन और ये 5वां इलेक्ट्रॉन। ये है हुंड का नियम और कुछ नहीं है। किताबों में अगर आप लोग देखोगे तो बहुत इसकी परिभाषाएं लिखी रहेंगी, उल्टी सीधी लिखी रहती, बच्चों को याद भी नहीं होती हैं, रटते हैं, क्योंकि रटने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको इसको लिखना कैसे है, हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले से उपलब्ध नहीं होता है। इतनी परिभाषा है इसकी। हुंड के नियम के अनुसार, फिर से सुन लीजिए, विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, युग्मन का मतलब जोड़े के रूप में, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक कि उन कक्षकों में, सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले से नहीं पहुंच जाता। एक लाइन की परिभाषा है, 10-10 लाइन में दी रहता है किताब में, वो सब चीज अपन लोगों को नहीं पढ़ना, वही चीज मैंने आप लोगों को बताई है। देखिए इसमें 5 इलेक्ट्रॉन थे तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में डाले, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन आया, इसमें युग्मन हुआ, 5वां में इसमें युग्मन हुआ। अगर 3 इलेक्ट्रॉन होते, मान लीजिए P में 3 इलेक्ट्रॉन होते तो फिर कहीं नहीं युग्मन होना था, एक पहले Px में गया, Py में गया और ये Pz में गया, Px, Py और Pz, कहीं युग्मन नहीं। अब इसका ऐसे नहीं हो सकता, जैसे मान लीजिए आप लोग कहोगे एक ये हो गया, Px में जो हो गया और ये Py में हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन ये खाली हो गया, तो ये क्या है, गलत है, ये आपका सही है। इस चीज का आपको ध्यान रखना। नाइट्रोजन परमाणु का देख लीजिए कैसे होता है एग्जाम्पल, नाइट्रोजन परमाणु में और बता दे रहा हूं मैं। नाइट्रोजन परमाणु N परमाणु में इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है ना, 1s2 2s2 और 2p3, ठीक है। तो 1s2 में तो चलिए ये आपका हो गया क्या नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, एस में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, 2 इलेक्ट्रॉन। अब आया क्या आपका 3 आया है, P3, Px, Py और Pz। अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉनों को मतलब कैसे भरना, एक इलेक्ट्रॉन आपका जे गया, एक जे गया, एक जे गया, एक एक करके भरेंगे, ठीक है। जी आपका इस तरीके से हुंड का नियम हो गया है। हुंड के नियम में जानना कुछ कठिनाई नहीं है, भाषा हल्की सी किताबों में जरूर दी रहती है तो याद करने में दिक्कत होती है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। तो आपका हुंड का नियम हो गया, अफवाह का नियम भी हो गया है। तो आज यहीं समाप्त करते हैं, लेसन भी आपका समाप्त ही है, और देख लेंगे एक आध चीज़ होगी तो ठीक है। ओके, धन्यवाद।